Okay, continue बेटा. So we start the lesson. Page number 2 an astrologers day. हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें. एस्ट्रोलॉजर राशि भविष्य बताने वाला एक बंदा, ओके, जिसे हम लोग ज्योतिषी बोलते हैं. तो एस्ट्रोलॉजर्स एक्चुअली एक शाखा भी है, स्टडी करके लोग उसमें डिग्री लेवल लेकर एस्ट्रोलॉजर्स का बिजनेस भी करते हैं. ओके, तो एस्ट्रोलॉजर्स का बिजनेस भी किया जाता है. अभी जैसे अलग अलग डिग्रियाँ होती है, उसमें आप लोग अर्निंग सोर्स के लिए सेटल होते हैं, वही एक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स. बट आज जब हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स को मिलने वाले हैं, ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर्स. इसके पास कोई डिग्री नहीं, इसने ना कोई किसी शाखा के नॉलेज कलेक्ट किया है, टोटली वो ऐसा है कि इस फील्ड से बाइकआउट था, लेकिन एक्सीडेंटली एक्सीडेंटल वो एंट्री किया और एस्ट्रोलॉजर्स बन गया. अभी सबसे पहले ये कहानी को हम शुरू करने के पहले मुझे इम्पोर्टेंट ये चीज़ लग रही है कि इन कहानी को कंपोज किया है, रिटर्न किया है ग्रेट ऑथर जो अपने इंडियन लिटरेचर्स के लिए माइलस्टोन ऐसे ग्रेट पर्सन्स के रूप में जाने जाते हैं, वो है मिस्टर आर के नारायण. उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को इस साल से बोर्ड में राइटर्स के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखना जरूरी है बच्चों. ओके, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बोर्ड में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली नोट करनी है और वो चीज़ें समझ में लेनी है. कुछ चीज़ें तुम लोगों को ऑथर के बारे में पूछे जाने वाली है, राइटर्स के बारे में पूछे जाने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि ये जो ऑथर है, जितने सारे राइटर्स हैं 8 लेसन के 8 पोएम्स के, वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, उनका दुनिया के लिटरेचर में बहुत ज़बरदस्त ऐसा खुद का स्टेटस था और है. इसमें से कुछ एस्ट्रोलॉजर राइटर्स हैं, कुछ पास हुए. तो ऐसे आज ग्रेट पर्सन मिस्टर आर के नारायण जी के बारे में बात करना चाहते हैं. पहले आर के नारायण कौन है, इनके बारे में अगर जाने तो काफ़ी अच्छा लगेगा. पहले हम लोग उनके इंट्रोडक्शंस कर लेते कि क्या है. ओके, और इनके ऊपर कम से कम मुझे 5-10 मिनट तो खर्च करना ही है. ऑफकोर्स यार, वो है ही बंदा इतना ग्रेट कि उनके ऊपर हमें इंट्रोडक्शंस के लिए इतना समय देना जरूरी है, तो ही तुम लोग उस कहानी और उसका प्लॉट और उसका एसेंस समझ में आएगा. ओके, तो चलो देखते हैं. आर के नारायण, जस्ट पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर 2. आर के नारायण 1906 ओके टू 2001 इनका जो जर्नी था, माइलस्टोन ट्रैवलिंग था, वो नियर अबाउट 1906 में उनका जन्म हुआ और 2001 में, मतलब अगर हम लोग बोले तो रिसेंटली कुछ साल पहले ही, तो अभी हमारे बीच नहीं रहे. रायसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इतना बड़ा नाम है. ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि साउथ इंडिया में नाम इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनकी एक फीचर्स है, वो एक खासियत है. Was one of the best known novelists among the Indian English writers. भारत में जो लिटरेचर की दुनिया है, द ग्रेट मैट्रिक्स ऑफ लिटरेचर, वो कोई लिमिटेड नहीं है. आप लोग देखो तो महाराष्ट्र का मराठी लिटरेचर है, गुजरात का है, साउथ का है, ठीक है, अलग अलग स्टेट से हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेरिएशन है अपने देश में, तो हमारे यहाँ पे एज पर स्टेट लैंग्वेज के अनुसार जितने सारे राइटर्स हैं, उसके बावजूद भी रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर्स के बावजूद भी इंग्लिश लिटरेचर का अपने देश में बोलबाला है. तुम लोगों को शायद कुछ नाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो है अपनी अरुंधति रॉय. ओके, ग्रेट विनर ऑफ बुकर अवार्ड. उन्होंने लॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम का एक बुक्स लिखा था, जिसको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बुकर अवार्ड मिला गया. तो ऐसे ग्रेट है शोहर डे, जो काफ़ी चर्चाओं में रहती है. उनका भी काफ़ी ग्रेट ऐसे फेमाइन मैगजीन की हो, फेमिना मैगजीन की बहुत बड़ी एडिटर होकर गई है. ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर्स को इंडिया में बहुत अच्छे से प्रॉस्पर्स किया है. और हम लोगों को, इंडियन लोगों को इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश की है. अपना देश का नाम उन्होंने लिटरेचर की दुनिया में बाहर भी पहुंचाने की कोशिश की. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इंडियन इंग्लिश राइटर्स, ये खास उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये भारतीय इंग्लिश राइटर है. ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स. उन्होंने अब तक 14 नॉवेल्स लिखी, कादम्बरी जिसे बोलते हैं हम लोग, नॉवेल्स लिखी. 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज को उन्होंने 5 हिस्सों में अब तक लिखा है. वॉल्यूम्स बोला है उन्होंने. वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि अलग अलग एपिसोड्स में उन्होंने रिलीज किया है. द नंबर ऑफ ट्रेवलेजेस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यात्राओं का ब्यौरा दिया है उन्होंने. ठीक है, आप लोग टीवी पे चैनल्स पे एक चैनल देखते होंगे कि प्रोग्राम्स ट्रैवल एक्सप्रेस करके एक चैनल है जो काफ़ी सुंदर है. दुनिया भर के सारे ट्रैवलिंग्स का और वहाँ के
बढ़िया बढ़िया एक प्लेसेस का, वेन्यू का, कल्चर्स का हम लोग इंट्रोडक्शंस करके देते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंसेस हम लोग लाइव देखते हैं। बट इन्होंने अपने बुक्स में अपने जो ट्रैवलिंग की है उसको उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की अलग अलग किताबों में। ओके, वो है नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड हैज अ कलेक्शंस ऑफ नॉन फिक्शंस ऑन टू हिज क्रेडिट। नॉन फिक्शंस ये भी एक कंसेप्ट होता है लिटरेचर्स की दुनिया में, नॉन फिक्शंस की दुनिया में भी उनके हिस्से काफी अच्छे बुक्स होते हैं। He also wrote his memoir. You know memoir का मतलब होता है आत्मचरित्र, जैसे बोलते हैं ना जीवन चरित्र, बायोग्राफी। ओके, बायोपिक और बायोग्राफी, बायोग्राफी के ऊपर बायोपिक देना चाहता है, जैसे एग्जांपल ऑफ कई मूवीज निकली हैं। ओके, तो वो बायोपिक जैसा है, बट ये बायोग्राफिकल लेसन उनका मतलब आर्टिकल्स है, मेमोर माय डेज, जो कि उन्होंने लिखा है 1975 में, वो उन्होंने लिखा था। कैरेक्टर्स इन द टिपिकल नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन्स ऑफ मालगुडी। अब बात करते हैं हम लोग 1975 के उनके माय डेज नाम के उस आत्मचरित्र के बाद, बायोग्राफी के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि अपनी जो कहानी है उस कहानी का प्लॉट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या क्या आने वाले हैं, ताकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बच्चों तुम लोगों को पता है लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। अभी तुम लोग बोलोगे हम तो लिखते हैं, ऑफ कोर्स कोई चीज को कॉपी करना लिखना ये बहुत अलग बात है, बट आप स्पॉन्टेनियसली जो क्रिएशंस करते हैं, ओके, समथिंग क्रिएटेड बाय यू एंड योर इमेजिनरी वर्ल्ड, जो आप लोग तैयार करते हैं और उसको आप डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू बाय योर वर्ड्स, थ्रू बाय योर टेक्निक्स, थ्रू बाय योर पेंसिल्स और पेन, ओके, ऑन टू दी पेपर, तो वो डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वो लिखने के बाद भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लिखना मतलब क्या होता है कि राइटर की इमेजिनेशंस की दुनिया को वो बुक्स में कैद करने की कोशिश करता है, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए दुनिया में सब राइटर नहीं हो चुके हैं, बरोबर है, इसलिए राइटर्स फ्यू पीपल्स उसी कैटेगरी में आते हैं। हमें अगर इतना अच्छा आता था तो हम लोग राइटर्स क्यों ना बनते थे, बट ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं ना कि पैदाइशी सारे गॉड गिफ्टेड चीजें लेकर आना होता है, और खाली उसको हवा मिलनी चाहिए कि वो इंस्पायर होना चाहिए कि वो क्या लिख सकता है, और वो हम लोग के अंदर की क्वालिटीज को रियलाइज होना चाहिए। मे भी तुम में से कुछ लोगों को अच्छी पोएम्स लिखने आती है, अच्छी शेरो शायरी करने आती है, वो भी एक हिस्सा है लिखने का बच्चों, वो लिटरेचर का एक हिस्सा है। फर्क इतना है कि अपने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट वाला कंटेंट और माहौल होने की वजह से आप लोग अपनी क्वालिटी को स्पॉइल कर देते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आर के नारायण जी के बारे में। उन्होंने एक इमेजिनरी दुनिया का निर्माण किया है, जो कि है तमिलनाडु से बिलोंग। अभी तमिलनाडु तो ये एग्जिस्टेंस स्टेट है, अस्तित्व में, लेकिन उन्होंने इस कहानी के प्लॉट के द्वारा उन्होंने एक गांव तैयार किया है। उस गांव का नाम है मालगुडी। अभी थोड़ा मालगुडी के बारे में बताना है बच्चों। नियर अबाउट 30-35 साल पहले मुंबई और दिल्ली दूरदर्शन पे एक बहुत फेमस सीरियल चलता था, जो हमारे बचपन का एक सुंदर सा एक बोलते ना कि याद है, और उस सीरियल का नाम था मालगुडी डेज। तुम लोग लेक्चर्स खत्म होने के बाद जरूर यूट्यूब चैनल्स पे जाकर विजिट करो मालगुडी डेज, और उसका टाइटल सॉन्ग सुनो। इतना बढ़िया टाइटल सॉन्ग है कि वो बहुत स्वीट लगता है। ओके, टाइटल सॉन्ग जरूर सुनो। और वो सीरियल इतने हिट हुई थी। अभी उस सीरियल के ही कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कहानियां, कुछ इवेंट्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, वो सारे उन्होंने उस सीरियल्स के द्वारा अपने बुक्स में तैयार किए। मतलब उस सीरियल जो है वो बुक्स के द्वारा बनाई गई थी। और ये मालगुडी डेज इनका बहुत बड़ा ग्रेट ऐसा कंसेप्ट था बच्चों। उसी मालगुडी डेज से इंस्पायर होकर उनकी उस बुक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सुपर डुपर सीरियल तैयार हुआ था, जो उस जमाने में 30 साल पहले बहुत ज़्यादा चला था, मालगुडी डेज। लेक्चर्स के बाद जरूर तुम लोग उस वीडियो यूट्यूब चैनल पे सीरियल के सारे एपिसोड अवेलेबल है, उसके कुछ कैरेक्टर्स भी है। उसी मालगुडी डेज नाम के उस कहानी से, मतलब उसी बुक से एक कहानी हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट की है, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। ओके, तो देखते हैं। तो मालगुडी वास्तव में गांव नहीं है, इमेजिनरी है। ओके, काल्पनिक ऐसा एक गांव है मालगुडी, और इस काल्पनिक गांव में कई कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, सबसे बात इंपॉर्टेंट बात, उनका जन्म देखो 1906 में हुआ है, 1960 में। ओके, 6 में। तो ऑफ कोर्स उन्होंने ब्रिटिश एरा देखा था, ठीक है, अंग्रेजों का वो दौर था, अंग्रेजों की हमारे ऊपर राज चल रहा था। तब वो जो सारा माहौल है वो उन्होंने इस बुक्स में मालगुडी डेज के उस कंसेप्ट में तैयार किया। बच्चों, ये कहानी का प्लॉट उसी आज़ादी के पहले का दौर का है, ठीक है। जब आज़ादी मिली हमें, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरीज का प्लॉट भी बदल दिया।
एसेंस भी बदल दिया, फ्लेवर भी बदल दिया। बट जब तक आज़ादी उनको हम लोगों को मिलनी बाकी थी, उसके दरम्यान अंग्रेज वगैरह ये सारे आप मालगुडी डेज की सीरियल्स में आप देख सकते हैं, वो उसमें दिखाया गया है। उनका एक महान ग्रेट कैरेक्टर हो गया स्वामी, एक 12-13 साल का लड़का है जो बहुत क्यूरियस है, ओके, और क्यूरियोसिटी किल द कैट कहा जाता है, हर चीज जानने की कोशिश करता है, बड़ा नटखट है, पढ़ाई से दूर रहने की कोशिश करता है। तो वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। उसमें से एक कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे तैयार किया, एक एस्ट्रोलॉजर्स। मैंने बोला ही कि मालगुडी डेज इस गांव में अलग अलग कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स को पकड़ के उन्होंने कहानियां तैयार की, ओके, लिटिल बलून्स तैयार किए। अभी वो कहानियां क्या क्या थी वो हम लोग देख सकते हैं। उनके कुछ बुक्स भी रिलीज हुई है, तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों को देखनी है, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर सा एक गाँव है, उस गाँव में एक ऐसे इनप्रेडिक्टेबल इवेंट होते हैं जो कि आर के नारायण जी ने बहुत बढ़िया अपनी लिखने की स्किलफुली टेक्निक से उन्होंने वो प्रेजेंट करने की कोशिश की, वो कैरेक्टर्स को अपने सामने लाइव किया, जिंदा किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके, और यही उनका सिग्निफिकेंट कंटेंट है टू गेट द सक्सेस इन लिटरेचर्स मैट्रिक्स, ओके। हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं। Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. आर के नारायण जी ने अपने कल्चर्स को, अपने लिखावट को, अपने रिचनेस को, अपने लिटरेचर्स को दुनिया में पहुंचाने का काम किया था 1952 में। 1952 में उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, वहां पे भी काम किया है, ओके, एक एजेंसी थी वो, एंड दिस इंक्लूडिंग द स्वामी एंड फ्रेंड। अभी उनके बुक्स का नाम है, जरूर तुम लोग गूगल पे ये बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में बुक्स रिलीज हुई थी। द डार्क रूम 1938 में ये हुई थी। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये कहानी है 1938 की, मैंने बोला है हम लोगों को आज़ादी मिली थी 1947 में, और कहानी है 1938 की, ओके। डेज एंड अदर स्टोरीज 1947, मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1954, Waiting from the Mahatma for the Mahatma 1955, The Guide 1958, and the many other books। ऐसे बहुत सारी सुंदर कहानियां उन्होंने लिखी हैं। ऑफ कोर्स हम कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, तो क्या लिटरेचर का हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग एक बहुत बड़ी ग्रेट हॉबी है। ऐसे ग्रेट नॉवेल्स को आप पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चलता है कि अपने देश में कितने महान लोग बैठे थे, तपस्वी होके गए, क्योंकि लिटरेचर की दुनिया को उन्होंने बहुत बढ़िया क्या किया है, रेडिएंट क्वालिटी दी है। तुम लोगों को अगर लिटरेचर पढ़ने की आदत है तो जरूर ये बुक्स का कलेक्शन तैयार करो और पढ़ो, ओके, तो उससे रिचनेस आती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, उन्होंने जो द गाइड नाम की बुक्स लिखी थी 1958 में, उस बुक्स को बेटा अपने देश की बहुत बड़ी सर्वोच्च सम्मान करने वाली, द ग्रेट ऑनर एंड द लॉरल इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर्स, साहित्य अकेडमी का अवार्ड दिया गया। अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। ऑफ कोर्स साहित्य एकेडमी का मतलब होता है कोई परिषद, ओके, कोई संगठन। तो साहित्य के बारे में जानते हो, साहित्य मीन्स लिटरेचर। तो साहित्य अकेडमी ऐसी एक संस्था है अपने देश में जो कि किसी भी राइटर ने अपनी जिंदगी पूरी किसी स्पेसिफिक बुक्स लिखने में, कुछ अच्छा लिखने में उन्होंने डेडिकेट की है, तो खास राइटर्स के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है राइटर्स को। तो उसके बाद एक ग्रेट अवार्ड भी है अपने देश में, ज्ञानपीठ अवार्ड, ओके। ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी है जो लिटरेचर दिया जाता है, बहुत सुंदर कलाकृति क्रिएशंस के लिए। तो इसी ऐसे ग्रेट बुक्स के लिए हम लोग ये बुक्स का सम्मान करते हैं, राइटर्स का सम्मान करते हैं। तो 1958 में उनके गाइड, दी गाइड नाम के बुक्स को बहुत ज़्यादा नवाजा गया था, ऑनर मिला था भारत सरकार के द्वारा। अभी बात करते हैं हम लोग इनके लिखने के तरीके के, द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, ओके। वो जो कैरेक्टर्स तैयार करते हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमर, एनर्जी, ऑर्डिनरी लाइफ, ये उनके कैरेक्टर्स स्टोरीज का मेन सेंटर क्या है, सटल ह्यूमर है, ओके। द सिंपल स्टाइल एंड सटल ह्यूमर। सटल का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्मार्ट, होशियार, विजडम, ओके। और ह्यूमर के बारे में तो जानते हो, ऑफ कोर्स हंसाना, ओके। तो थोड़ा कॉमेडी, ये उनका एक बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरी बात, ये लिखते लिखते कैरेक्टर्स के द्वारा हंसते हंसते सोसाइटी की गलत चीज़ों को बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, पूरी तरह से वो रिवर्स करते हैं, ओपन करते हैं, ताकि लोगों को वो चीज़ें चुभनी भी नहीं चाहिए और समझ में भी नहीं चाहिए। तो ऐसा इनका एक बहुत बड़ा
माइलस्टोन ट्रैवलिंग है बेटा, चलो देखते हैं एन एस्ट्रोलजर्स डे। तो ये हुआ आर्के नारायण जी का इंट्रोडक्शन। प्लीज कोई भी इन चीज को स्किप मत करो क्योंकि बहुत जरूरी है, हमें इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस करना है, तो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये राइटर्स की इंट्रोडक्शंस करना जरूरी है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट्स एन एस्ट्रोलजर्स डे। अभी एस्ट्रोलजर्स डे एन एस्ट्रोलजर्स डे शुरुआत में हम लोग कर रहे हैं कि शुरू में ही एन ई आर्टिकल्स यूज किया है। इसके बारे में मैंने पिछली बार बोला था कि जब ए ई आई ओ यू ये जो 5 वर्ड्स होते हैं उससे कोई भी एक वर्ड स्टार्ट होता है, ओके, इससे ए ई आई ओ यू से, तो हम लोग क्या करते हैं उसके सामने ये हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं एन। तो यहाँ पे एस्ट्रोलजर्स ए से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारे हेडिंग में ग्रामर आ चुका है बच्चों, हेडिंग में ग्रामर आ चुका है। तो अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करें एन एस्ट्रोलजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। क्या है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चों पता है ये जो ज्योतिषी होते हैं ये काफी प्रैक्टिकल लोग होते हैं और हाँ इनका गेसेस वर्क ज्यादा होता है। ये लोगों को इमोशनली क्या करते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, अगर सिंपली कहा जाए ब्लैकमेल भी करते हैं। और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है, ये बॉडी लैंग्वेज के द्वारा साइकोलॉजिकली हम लोग को क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने को कब्जे में करने का काम करते हैं। इनका एक तरीका होता है, इनका एक स्किल होता है जो हमें इंप्रेस कर देता है, ठीक है, और वो हमारे मूड को बराबर छापते हैं और उसी को, उस मूड को भागकर अपना धंधा चलाते हैं। आज ऐसे ही एक ग्रेट ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को मिलने वाले हैं जो एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, ज्योतिष शास्त्र की, जिसने कोई कहा मतलब नॉलेज कलेक्ट नहीं किया, बस एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गया, मैं क्या करूं तो मैं ये कर सकता हूं, ऐसी सोच लेकर उस एस्ट्रोलॉजर्स की दुनिया में आ पड़ा और लोगों का वो भविष्य बताने का काम कर रहा है। और तभी ये कहानी स्टार्ट होती है। यू नो डियर स्टूडेंट, इस कहानी में खाली 2 सिंगल कैरेक्टर्स, ओके, 2 ही कैरेक्टर है और दोनों को मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, होने के बावजूद भी 2 है क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी बहुत सेपरेट है, ओके, ईच अदर। तो दोनों भी ग्रेट है अपनी अपनी जगह, एस्ट्रोलॉजर्स है और एक बंदा है। ये 2 लोगों को लेकर राइटर ने बढ़िया कहानी का प्लॉट तैयार किया है और तुम लोग इस कहानी को जरूर एंजॉय करने वाले हो। पहले भी हम लोग थोड़ा मालगुडी डेज का माहौल, मार्केट प्लेस, वेन्यू क्या है, कैसे, उसके बारे में जानते हैं और इस एस्ट्रोलॉजर्स का पूरा फिजिकल अपीयरेंस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर, एन एस्ट्रोलजर्स डे। सब लोग रीड करते हैं, सॉरी मैं जब रीड कर रहा हूँ तो प्लीज follow our instructions, okay? Everybody used to carefully write down the meanings of the all words I explain, okay? जो मैं अभी मीनिंग्स बताने वाला हूँ उसको तुम लोगों को भी लिखना है, ओके? वोकैबुलरीज को हम लोगों को मीनिंग्स तैयार करने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चंस तैयार होने वाले, फाइंड व्हिच मीन्स वगैरह ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं, तो हम लोगों को इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है? आप लोग प्रॉपर इसको लिखने की कोशिश करो, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2, एन एस्ट्रोलजर्स डे, ओके? एन एस्ट्रोलजर्स, एक ज्योतिषी का दिन। बच्चों ने ये दिन स्पेसिफिक डे क्यों बोला है, तो उसका एक दिन ऐसा आता है, रोज वो बिजनेस करता है बट एक दिन उसके जीवन को बदल देता है, कुछ सच्चाइयां बाहर आती है और हमें वो और ज्यादा क्यूरियस बनाने का काम करता है। चलो क्या है, लेट्स सी। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of an dozen curvaceous, a square piece of cloth with obscure mastic chart, on it the notebooks and the bundle of Almeria writing. शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक ज्योतिषी के धंधा चालू होने के लिए, उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास इक्विपमेंट क्या होता है, उसका साधन क्या होता है, सामान क्या होता है। आप लोग जब बाजार में जाते हो, मार्केट प्लेस में जाते हो, तो जो वेंडर होते हो अपनी चीज़ों को जब वहाँ पे ये करते हैं, डिमो लगाते हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं, तो प्रॉपर उनका वो सारा मटेरियल यूज करके हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब एस्ट्रोलजर्स के पास ऐसा इक्विपमेंट क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है? खाली वो अकेला बैठकर ये थोड़ी ना बोल सकता है कि आओ मेरे पास बैठो, प्लीज सिट ऑन इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल टेल यू एस्ट्रोलॉजी। नो, ऐसा नहीं है। तो वो सामने बैठकर लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करता है, उसकी खास खूबियां राइटर्स ने हमारे साथ शेयर की। चलो क्या क्या है देखो। पंक्चुअली एट मिड डे, हमेशा की तरह मिड डे यानी दोपहर के समय, ही ओपन हिज बैग, वो अपनी बैग होती है वो ओपन करता है, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट,
अपने सारे बिजनेस की चीजों को वो स्प्रेड आउट करता है, सामने रखता है। विच कंसिस्टेड ऑफ एंड द डजन्स कविशंस अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ। क्या क्या है उसके पास? ओके, चलो देखते हैं। उसके पास कविशंस है। ओके, प्रोफेशनल इक्विपमेंट इन द कंसिस्टेड ऑफ द डजन्स ऑफ कविशंस, बहुत सारी कवरी है। कवरी, ओके, जो आप लोग जानते हो, जिसे हम लोग कौड़ियाँ बोलते हैं, व्हाइट कलर्स की होती है, जो पूजा वगैरह में रखी जाती है, ठीक है, वो ऐसी कौड़ियाँ यानी कौरिशल्स बोलते हैं उसको, कौरिशल्स, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक ऐसे स्क्वायर वाले कपड़े के टुकड़े, विद ऑब्सक्योर मैस्टिक चार्ट्स, न समझ में आने वाले ऐसे कुछ सस्पेंस चार्ट पड़े, उसके लिए उन्होंने कभी सी एनिमल्स, ऑब्सक्योर का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमें कॉमनली वो समझ में नहीं आता। ज्योतिषों के कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते। ओके, चार्ट्स, उसके बाद आता है चार्ट्स ऑन इट्स नोटबुक, कुछ बुक्स पढ़े, एंड बंडल ऑफ पाल्मेरिया राइटिंग्स। पाल्मेरिया, पाम का मतलब होता है हाथ का तलवा, ओके, तो पाल्मेरिया मतलब हस्त रेखाओं का कटने का एक किताब पढ़ा है। His forehead was resplendent with the sacred ash and vermilion. वर्मिलियन का मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वर्मिलियन का मतलब होता है बहुत लाल, ऐसा रेड, ओके ओके, ब्लडी रेड जिसे कहा सकता है, तो खून वाला लाल रंग जैसा। रिस्प्लेंडेड का मतलब यहाँ पे दिया है, ओके, रिस्प्लेंडेड का मतलब था ब्राइट, डैज़लिंग एंड इम्प्रेसिव, बहुत ही चमकने वाला, इम्प्रेसिव, लोगों को इंस्पायर करने वाला, इम्प्रेस करने वाला, प्रभाव देने वाला। ऐसा वो क्या करता है, अपने माथे पे भस्म लगाता है, ठीक है, और लाल रंग का एक टीका लगा लेता है। सेक्रेड ऐश का मतलब होता है भस्म, विभूति, वो ऐसे त्रिपुंड यानी 3 उंगलियों से ऐसा लगा लेता है, बीच में गंध यानी लाल ऐसा, वो वेल्मोरियन जिसे कहा जाता है, वो लगाता है। And his eyes sparkle with a sharp abnormal gleam. Gleam का मतलब होता है चमक, gleam, okay, वो लिख लो सब लोग, okay, every redounds the meaning of all the words I explain with very carefully, okay dear student, okay, तो वैसा मस्तक पे खींच लेता है, which was a really an outcomes of the continual searching look for customers. अभी यहाँ पे कंटिन्यूअल यानी निरंतर, ओके, हमेशा। यहाँ पे आउटकम का मतलब होता है, आउटकम मीन्स इफेक्टिव, लोगों को परिणाम दिखता है। पहली बात ये जरूरी है कि हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ही आप लोग इस बिजनेस में लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। कोई भी मार्केटिंग हो, ठीक है, एक कैरेक्टर हमारे दिमाग में होता है। डॉक्टर बोला, आप लोग डिस्पेंसरी जाते हो, क्लिनिक जाते हो, तो डॉक्टर बोला तो ऑटोमेटिकली अपने सामने क्या आता है, उनका पर्सनैलिटी आता है। टीचर बोला तो उसका पर्सनैलिटी आता है, बैंक मैनेजर बोला उसका पर्सनैलिटी आता है, आर्मी जवान बोला उसका पर्सनैलिटी आता है, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉपर वो एक औहदा होता है, डेजिग्नेशन होता है, उसको हम लोग जब बोलते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसके सामने पर्सनैलिटी हमारे आंखों के सामने झलकने लगती है, और वो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा तुम लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनैलिटी ये हर फील्ड का एक सक्सेस का बहुत बड़ा कोर होता है, ओके, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को नरिश करना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ही वो एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंप्रेसिव होता है। तो ज्योतिष की पर्सनैलिटी क्या होती है, क्योंकि उसके फील्ड में लोगों को इम्प्रेस करना है, तो ऑफकोर्स उसका बॉडी लैंग्वेज, उसने पहने हुए कपड़े, उसने धारण किया भस्म, उसकी आंखें, ये सब उसका क्या है, एसेट है। गले में बहुत सारे आप लोग देखते होंगे टीवी में वगैरह, वो ज्योतिष बताते हैं, रास्ते में घूमते बहुत सारी गले में मालाएं डाली होती हैं, अलग अलग रत्नों की, रुद्राक्षों की, भस्म लगाते हैं, हाथों में बहुत सारी उंगलियां में अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग जेम्स वगैरह डालकर, ठीक है ना। कानों में ऐसे बड़ी बड़ी वो कुछ ये पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो उनका अपीयरेंस होता है, वो प्रेजेंटेशन होता है। तो इस बंदे का भी वही प्रेजेंटेशन है। अब उसके पर्सनैलिटी को जानने के लिए मैं तुम लोगों को पेज नंबर 5 को ओपन करने के लिए बता रहा हूँ। जस्ट सी, वहां पे 2 कैरेक्टर्स दिए हैं, हम लोग पिछले वाला कैरेक्टर देख रहे हैं, वहां पे देखो मिस्टर एस्ट्रोलॉजर्स का पर्सनैलिटी दिखाई गया है। ऑफ कोर्स काफी सस्पेंस पर्सनैलिटी है, उसकी आंखें सबसे पहले देख रहे हो कैसा बताने की कोशिश कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, ओके, इट्स अ ग्रेट स्किल। उसने एक टर्बन पहना है, एक पगड़ी लपेटी है, ऑरेंज कलर का उसने कफनी पहना है, ओके, लुंगी पहनी है, उसके आंखों पे देखो जैसा चमक है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसने भस्म लगाया है, कानों में कुंडल पहने हैं। उसके बाद पीछे देखो
दीवार पे कुछ सांप वाला फिगर दिया है, कुंडली का चित्र दिया है, पीछे कुछ पड़ा है, नीचे देखो एक माला पड़ी है, ठीक है, बहुत सारा कुछ है, और सामने एक बंदा है, उसका भी एग्रेसिव लैंग्वेज देखो जो तुम लोगों को दिखाई देगा। तो अभी समझ में आया ना उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है। तो एक एस्ट्रोलजर्स का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, ये इसका बढ़िया एकदम नमूना है। ओके, चलो देखते हैं। शार्प एबनॉर्मल ग्लिम लोगों को ज्यादा इफेक्टिव करने का काम उसका पर्सनैलिटी करता है। Which was a really outcomes of the continual searching look for the customers, but which is a simple client to be a prophetic light and the field the compatible. Okay, prophetic light, prophetic का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना गाइडेंस, मानो भगवान है, ठीक है, और ज्योतिषी ऐसा एक कैरेक्टर है जो उन लोगों के लिए भगवान बन जाता है जो बेचारे हालात के मारे होते हैं, ठीक है। और बच्चों एक तो पक्का है, हम दुनिया में किसी चीज को डरो ना डरो, भगवान के नाम से बड़े डरते हैं। एक बार खुद से आप लोग नहीं डरोगे, लेकिन भगवान का नाम लिया तो फटाक से डर जाते हैं। और यही तो एस्ट्रोलजर्स का ग्रह तारे, भगवान, ये सारी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, काफी डरते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इसी का ये वीक पॉइंट पकड़ के एस्ट्रोलजर्स क्या करता है, अपना बिजनेस बनाता है। चलो बात करते हैं। The power of his eyes was the considerable enhanced by their positions placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. Whiskers का मतलब होता है बड़े मूंछों के कल्ले, जो यहाँ से ऐसे जोड़े जाते हैं, जो हम लोग ने पिक्चर्स में देख रहे हैं। ओके, तो वो लोगों के ऊपर सिक्का जमाता है, इंप्रेशन जमाता है। और इनहैंस का मतलब होता है जिसे बोलते हैं ना हम लोग बड़े हुए, इंक्रीज, उसके कल्ले उसने बढ़ाए हैं। पेंटेड फॉरहेड एंड द डार्क विस्कर्स, काफी ऐसा उसने अपने कल्ले बढ़ाकर उसको वगैरह लगाया है, और काफी इंप्रेसिव दिखता है। आईज वर स्पार्कल, गुड स्पार्कल इन सच अ सिटी, आंखें चमकती है। वो ऑटोमेटिकली उनमें वो प्रैक्टिस में ना परफेक्ट बोलते हैं ना, वैसा प्रैक्टिस से उसमें वो सारा क्वालिटी आ जाता है। एंड डार्क विस्कर एंड स्ट्रीम डाउन इज द चिक्स, उसके गालों पे वो मूंछों का कल्ले बड़े बड़े पहुंच जाते हैं। To crown the effect, he wound the saffron color turban around his head. Saffron color, orange color, भगवा कलर का उसने टर्बन पहना। You know टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, टर्बन पहना। The color scheme never failed. Of course, कलर ऐसा एक कंटेंट होता है जो कभी भी आपको नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस फील्ड में एस्ट्रोलॉजर्स हो, साधु हो, इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, कलर। ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर अगर कोई साधु जीन्स टी शर्ट पहनकर आपके सामने आ बोले मैं हिमालय का साधु, तो आप बिलीव करोगे नहीं। कोई ज्योतिषी एकदम मॉडर्न कपड़े पहन के बैठा है, कुछ भी नहीं, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। ज्योतिषी बोला तो प्रॉपर, चलो ठीक है फॉर्मल कपड़े भी पहन रहा है, लेकिन तिलक लगाया है, गले में माला डाली, उंगलियों में कुछ रिंग्स पहनी है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये इक्विपमेंट है उसका। अगर हम लोग प्लेनली कोई बंदा आकर बोले कि मैं तुम्हारा भविष्य बताता हूँ, जिसके पास कोई भी ऐसा एसेट उसने पहना नहीं, वेयरिंग नहीं किया, तो हम लोग इतना इंप्रेसिवली उसको क्या करेंगे, फुटेज नहीं देंगे। ओके, वी आर अनेबल टू कंडक्ट हिम, तो बेटर एंड एंटरटेन हिम, और ना ही वो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पटा सकता है, कन्विंस कर सकता है। तो यही उनका काम होता है, और ये एस्ट्रोलजर्स के बारे में राइटर्स ने बोला है। सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, पीपल आर अट्रैक्टेड टू हिम as the bees are attracted to cosmos or dahlia stalk. सही बोला है। लोग इसी पर्सनैलिटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे गार्डन में दहलिया नाम का एक पेड़ होता है, उसके ऊपर जो फूल आते हैं, उसके तरफ जैसे मधुमक्खियां बीज अट्रैक्ट होती है, वैसे ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे दहलिया एक फूलों का पेड़ है, प्लांट है। Sat under the buds of spreading the tamarind tree. बग्स का मतलब होता है शाखा, ब्रांचेस। ओके, टैमरिंड का मतलब होता है इमली का पेड़। ट्री विच फ्लाइंग पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, फ्लाइंग का मतलब होता है मीटर। ओके, ठीक है, विड्थ उसकी ज्यादा है। पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, वो ऐसे ही जगह बैठता है कि बाजार है, मार्केट प्लेस है इस गांव में, अपने इस मालगुड़ी में एक बाजार प्लेस है जो नैरो होते होते ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है। टाउन हॉल नाम का एक एरिया है, जैसे अपने यहाँ पे तिलक चौक है, लाल चौकी है, खड़क पड़ा है, नेतुगढ़ पड़ा है, ऐसे लोकेशंस में वो अपना बाजार बनता है, शिवाय चौक है। वैसे जगह एक इमली के पेड़ के नीचे ये बंदा बैठता है और वहां पे वो लोगों को एंटरटेन करता है और अपना बिजनेस चलाता है।
ठीक है। रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, अलग अलग वो रूप से जगह जाती रहती है। एज अ सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब होता है भीड़, ओके, रश। अभी वो जो क्राउड होता है वो वहां पे प्रॉपर तरह से जमा हो जाता है, इसलिए वो मार्केट प्लेस कहा जाता है। हम लोग बात करें जैसे मार्केट प्लेस बोला तो ऑफकोर्स वहां पे भीड़ होती है, हंगामा होता है, सेलर आते हैं, अलग अलग वेंडर होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग वहां पे अपने अपने आइटम्स बेचने आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक मार्केट जोन बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे शांत जगह अगर ये बैठेगा तो उसका बिजनेस नहीं हो पाएगा बच्चों। इसलिए ये बंदा ऐसी जगह पकड़ कर बैठा है जो एक टेम्परेरी है और उसके नीचे बैठा है। अभी 2 मिनट में तुम लोगों को इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ बच्चों। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, ये कहानी नियर अबाउट अंग्रेजों के उस कार्यकाल में हुई जब हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर था, रूलर था। 1938 के दरमियान की कहानी है। उस दरमियान कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उस जमाने में बेटा एमएससीबी यानी इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा ये नहीं था, क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करना ये अमीरों की ही शौक था। दूसरी बात, उस जमाने में फिर लोग लाइट्स के रूप में क्या यूज करते थे, तो लाइटें यूज करते थे। लाइटर्न जैसे कहते हैं, केरोसिन लाइटर्स, पेट्रोमैक्स की बत्तियां, ठीक है, जिसमें पेट्रोल सॉरी मतलब रॉकेट डाल के गैस से वो इंस्पायर करते थे और उसको जलाते थे तो फ्लेम आती थी और वो बीच में हिस करके आवाज आती थी हवा आने के बाद, ओके। उसको मेंथॉल यूज किया जाता था। उसके बाद आज के जैसे हमारे सेल वगैरह जैसे लाइट्स नहीं थी, बैटरी नहीं थी, डीआर वगैरह जलाकर मोमबत्तियां तो उनको कैरी ऑन करना पड़ता भी नहीं था। अच्छा, दूसरे स्टेप्स में बताना चाहता हूँ वहाँ पे और एक बात, उस जमाने में जो करेंसी थी पैसों की, वो जो सिक्के यूज किए जाते थे वो बहुत अलग थे। वहाँ पे उस जमाने में कौड़िया, आना, ठीक है, पैसा ऐसा यूज किया जाता था। आज जैसे हम लोग 100 सवा 100 ऐसे वगैरह यूज करते हैं, ये वो दौर नहीं था। उस जमाने में पैसा, कौड़ी, आना ऐसे वो करेंसीज को यूज करते थे। वो सारा इस लेसन में आने वाला है और तुम लोगों को वो शब्द थोड़े अजीब लगेंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले उसके बारे में बता दिया। तो चलो चलते हैं, अभी मार्केट कैसा है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस लेसन पे ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है तुम लोगों को कि प्लीज मींस क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप मार्केट प्लेस को स्केच करो, ओके। तो मार्केट प्लेस को डिपिक्ट द मार्केट प्लेस इन द मालगुडी डेज, ओके। मालगुडी डेज का एट मालगुडी डेज का लोकेशंस को आप लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठता था वो जगह को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो या फीचर्स एक्सप्लेन करो, तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखना आ सकता है। काफ़ी एक्टिविटीज़ है इस साल हम लोगों को, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए एक लाइन उसके वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। सो प्लीज एवरीबॉडी यूज टू वेरी केयरफुली रीड डाउन द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आई एक्सप्लेन, ओके। चलो, crowd was always moving up and down this narrow road from the morning all till nights. दिन भर वो लोग वहां पे आया जाया करते थे। Variety of trades and the occupations was represented all along its way. दिन भर अलग अलग तरह के लोग वहां पे सेल करते थे, अपने माल को बेचा करते थे, ठीक है, सारा मटेरियल बेचा करते थे। Variety of trades, अलग अलग चीजों को बेचा जाता था, बिजनेस चलता था। Occupations was represented, अपने अपने बिजनेस को ऑक्यूपेशन धंधा वो रिप्रेजेंट करते थे। तो मेडिसिन सेलर, उस जमाने में मेडिसिन मतलब क्या, आयुर्वेद की जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां वगैरह थी उसके बारे में राइटर्स ने बोला। मेडिसिन सेलर, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब अलग अलग पार्ट, ओके, कई चीजों के वो हार्डवेयर वहाँ पे चोर बाजार था, चोरी हुई चीजों को बेचने का काम किया जाता था। एंड जंग, कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें। मैजिशियंस एंड बॉल, और कुछ जादू के खेल दिखाने वाला कोई बोल सकते हैं हम लोग उसको जमुरा वगैरह बता सकते हैं उसको। ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ, ऑक्शंस का मतलब होता है नीलामी करने वाला, सस्ते पुराने कपड़े बेचने वाला एक बंदा है। हु क्रिएटेड द इनफ डीन, डीन का मतलब होता है हंगामा, ओके, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हंगामा होता था, आवाजों का शोर। हम लोग शिवाजी चौक जाते हैं तो देखो ना कैसा शोर मचने लगता है। फिलहाल तो अभी शांत है, लेकिन कुछ महीने पहले हम वो एंजॉय करते थे। अब वो सारा माहौल क्रिएट करता है कि ये मार्केट प्लेस है, ओके। एंड ऑल डे टू ट्रैक द होल टाउन्स नेक्स्ट टू हिम इन द वॉइस फेरोशियसनेस। वॉइस फेरोशियसनेस ये वर्ड का मतलब होता है बीइंग लाउड एंड नॉइजी, ओके। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जोरों शोरों का हंगामा, लोग चिल्लम चिल्ली करते थे, ओके।
₹2, ₹3, ₹4, ये है वो है, ऐसा चिल्लाते थे। हम लोग यहाँ पे नहीं देखते क्या, ₹100 चाहिए, ₹100 सेल, ₹100 सेल, वैसा वो हंगामा रहता था। इसलिए वहां पे वॉइस फेरोशियसनेस के वहां पे एक वेंडर था, सेलर था, विक्रेता था, ग्राउंडनट्स, मूंग की फलियां बेचता था। हम लोग देखते ना सिंगदाना चना वगैरह बेचने वाला बंदा, वो गेम इज द वेयर ऑफ फैंसी नेम। वहां पे एक सिंगदाना बेचने वाला था, उसका बड़ा एक खासियत था, वो सिंगदाना भी बेचता था और कुछ अलग सा मटेरियल भी बेचता था, माल भी बेचता था, वो था आइसक्रीम बच्चों। वो हमेशा अपने माल को, यहाँ पे वेयर का मतलब माल होता है, WARE, वेयर मीन्स माल, फैंसी नेम ईच डे, वो हमेशा उस चीज को अलग अलग फैंसी फैंटास्टिक नेम से, मॉडर्न नेम से बेचने की कोशिश करता था। फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, एंड वन डे ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड्स, एंड द थर्ड राजा डेलिकेसी। तो ये ऐसे अलग अलग नेम से एक ही आइसक्रीम को बेचता था। आज जो आइसक्रीम बेच रहा है, ग्राउंडनट्स तो बेचता ही था, मूंगफली है, उसके साथ आइसक्रीम भी बेचता था। कभी बोलता था मुंबई आइसक्रीम है, यानी बॉम्बे आइसक्रीम है, कभी बोलता था दिल्ली आलमंड्स है, यानी दिल्ली वाला बादाम वाला आइसक्रीम है, कभी बोलता था राजास डेलिकेसी। ओके, तो ऐसी महाराजाओं की खासियत, ऐसा आइसक्रीम का नाम देकर वो हमेशा उस आइसक्रीम को बेचने की कोशिश करता था और लोगों में बहुत ज्यादा वैरायटी देने की काम करता था। ऑफ कोर्स दैट वाज हिज स्किल। ओके, तो इस तरह से वो अपनी चीजों को बढ़िया इंटरेस्टिंगली बेचने की कोशिश करता था। सो और एंड सो फोर्थ एंड पीपल्स फ्लॉक। अभी फोर्थ का मतलब होता है बाहर। ओके, एंड पीपल फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्रुप। ओके, तो वो पूरा क्राउड वाला ग्रुप बन जाता था उनका। एंड हिम्स टू द कंसिडरेबल पोर्शंस ऑफ दिस क्राउड द डे बिफोर द एस्ट्रोलजर्स। डेल, DALLIED, डेल, इसका मतलब दिया है वेस्टेड टाइम जस्ट द हैंगिंग क्राउड्स, यानी फालतू में टाइम की कुटी करना, यानी बचकानी हरकतें करने के लिए कुछ लोग वहां पे जमा हो जाते थे और वो एंजॉय करते थे। बस ऐसे ही हमारे इधर नहीं जाते, चौक पे सड़क पे कुछ बंदा जमा हो गया, कुछ करने लगा कि सारे लोग जमा होकर टाइम पास करते हैं। ओके, इस तरह से द एस्ट्रोलजर्स ट्रांसक्रिप्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट or the flare which the crackle and smoke up above the groundnuts gave, and nearby half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of the municipal lighting. अभी ये जो अपना बंदा था एस्ट्रोलजर्स, ये वहीं पे बिजनेस लगाता था उस सिंगदाना बेचने वाले के बाजू में, आइसक्रीम बेचने वाले के बाजू में। उसके पास एक लालटेन था, वहां पे मेंशन किया गया है द ग्राउंडनट्स keep the nearby half the enchantment of the place was due to the fact, यहाँ पे enchantment का मतलब दिया गया है मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ द चार्म, कुछ जादू तैयार करना, माहौल ही ऐसा मैजिकल बनाना। ओके, of the place was due to the fact that did not have the benefit of the municipal lightings. अंधेरा रहता था बच्चों, लाइट्स नहीं रहते थे, ठीक है, तो पेट्रोमैक्स की बत्तियां, लालटेन, कंदील वगैरह, लैंटर्न्स वगैरह वहां पे लगाकर वो अंधेरे में बिजनेस करते थे, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने अब तक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको अवेलेबल करके नहीं दिया था। द प्लेस वाज लिट अप बाय द शॉप लाइट, लिट यानी उजाला, वहां के सारे दुकान जो थे, छोटे छोटे ऐसे स्टॉल लगते थे, वो उजाले से भर जाते थे, जो कि आजू बाजू के, जैसे एग्जांपल हो, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है बिजली का, तो बाजू वाला जो बिजली यूज कर रहा है उसका लाइट उसके दुकान पे पड़ता था, यानी वो उधार जिंदगी वहां पे बिताता था। ओके, and one or two had the hissing the gas light. Some had neck flares stuck on pole. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologers, managed the lights of their own. तो कुछ लोग क्या करते थे, अपने अपने खुद के ओनरशिप के कंदील, कुछ ये पेट्रोमैक्स की बत्तियां यूज करते थे, कोई साइकिलों पे लगा देता था, कोई वहां पे पोल गाड़ कर, खंबा गाड़ कर उसको लटका देता था, और फिर वो छोटे से टिमटिमाते हुए दियों से, उजालों से वहां का बिजनेस चलता था। वहां पे पूरा अंधेरा निकल जाता था और थोड़े से डिम लाइट में वो लोग बिजनेस करते थे, और इस तरह से वो बाजार का माहौल तैयार होता था। राइटर ने देखो अपना वन पेज पूरा जो है वो वहाँ का माहौल हम लोगों को समझ में आए, इसके लिए बहुत अच्छे से डिपिक्ट करने की कोशिश की। इसमें ही बोला है कि सिंप्लिसिटी उनकी बहुत अच्छी है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लोगों को क्यूरियस बनाना, ओके, उनका इगरनेस खींचते चलना,
ये आर के नारायण के लिखने का बहुत बड़ा स्किल था और वो स्किल हमें एक झलक एग्जांपल्स इस टेक्स्ट से दिख रही है. ओके, so the cycle lamps and 1 or 2 light the astrologers managed without lights of their own. It was the bewildering this crisscross. bewildering का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा उजाला आता था. crisscross का मतलब होता है जैसे हम लोग बोल सकते हैं bewildering का मतलब diffusing the baffling हंगामा आता था और crisscross मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता था. ओके, और the light rays and the moving shadows this suited the astrologers very well for the simple reasons that he had not at the least intended to be the astrologers when he began life, and he knew no more of what was going to happen other than he knew what was going to happen to himself next minute. राइटर ने बताया कि वो उजाले में अपना बेचारा जो ग्राउंडनट्स वाला था उसके उजाले में इस तरह से चलता था. इस एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज्योतिषी के पास खुद का लाइट का कोई भी सुविधा नहीं था और इसलिए ये अपना उधर डिजाइन चला था. अभी देखो आर के नारायण ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन बोली है. क्या बोला है देखो कि द सुटेड एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, और ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत सही मायने में सूट होता था फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर्स. अगर सिंपली कहा जाए तो इसके लिए सूट होता था कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी व्हेन ही बिगिन लाइफ, उसके बिगन लाइफ उसने अपना ये जो एस्ट्रोलॉजर्स का बिजनेस अपने जीवन में स्टार्ट किया था एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपेंस टू अदर दैन he knew what was going to happen to himself next minute. वो ये तो बता सकता था कि लोगों के जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन खुद उसको पता नहीं था कि उसके जीवन में अगले मिनट्स में क्या होने वाला है. सच में कोई एस्ट्रोलॉजर रास्ते में मिल गया, ठीक है, मिल गया, वो तुम्हें अगर बताने लगा तो तुम लोग भी उसको जस्ट पार्ट ऑफ जोक्स किडी उसको बोलो कि ज्योतिष महाशय अगले मिनट में आपके साथ क्या होने वाला आपको पता है, आप मेरी जिंदगी के बारे में बता रहे हो. ओके, यू एक्सप्लेन मी, ओके, यू टेलिंग मी अबाउट माय लाइफ, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मिनट, व्हाट वाज हैपन माय पास्ट लाइफ, आप बता रहे हो. बट आप कभी जानते हो आपके जीवन में क्या होने वाला है, अगले कुछ 30 सेकेंड्स में आपके साथ क्या होने वाला है, तो मुझे गारंटी है वो कुछ भी नहीं. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, आपने अगर बोल दिया कि ज्योतिष महाशय मैं आपका भविष्य बताता हूँ, उसने आपको बोलने के पहले अगले 30 सेकेंड्स में आपके गालों में 2 थप्पड़ पड़ने वाले और आप ही बजा दो और बोल रहा कि आपको पता था कि आप ये खाने वाले हो, अगर नहीं पता है आप ये मार खाने वाले हो, तो आप लोगों का भविष्य कैसा बता सकते हो. यानी खुद के साथ अगले कुछ मिनट्स में क्या होने वाला है, ज्योतिष को पता नहीं चल रहा है, वो हमारे बारे में बता रहा है. पूरी लाइफ की हिस्ट्री, मानसून हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री हमें बताता है कि क्या होने वाला है या क्या होना है. अच्छा, हैरानी की बात बच्चों, मुझे हमेशा एक सवाल आता है, ये हमें ज्योतिषी उसको बोलते हैं, भविष्य बताता है ऐसा कहते हैं. नोट करो डियर स्टूडेंट, वो भविष्य कभी बताता है क्या? भविष्य कभी बताता ही नहीं है, जो हुआ है वो बताता है, पास्ट का रिकॉर्ड दे रहा है. अच्छा, वो भी गेसेस वर्क है, मार रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है. और 100% एक बात बोलूं, दुनिया में जितने सारे हम तुम जितने सारे हैं, सबके जीवन में एक ट्रबल है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, और 100% इंसान है तो सबके लाइफ में एक ही कंडीशंस की प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते हैं ना. अलग अलग तो है नहीं, दोस्त गद्दारी करते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी घर में प्रॉब्लम्स होती है, कंपैरिजंस होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये सारी चीजें मेरे तुम्हारे सबके साथ कॉमन है यार. तो अलग क्या है? यही चीजों का धागा पकड़ के एस्ट्रोलॉजर हमें उल्लू बनाता है. तो राइटर इसलिए बोल रहे हैं कि खुद के बारे में जैसे अगले पल क्या होने वाला है ये पता नहीं है, तो वो क्या भविष्य बता सकता है. एंड इफ यू नो मोर दैन व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर दैन यू नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट was as much as a stalker, okay, stranger, and the stars as well as the innocent customers. और वो ग्रह तारों को उस मासूम कस्टमर्स के ऊपर थोप के उनको क्या करता है, अपना शिकार बनाता है. Yet he said things which the please and astonish everyone. And when he said, जब वो बताता है तो सब चकित हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं कि अरे वाह क्या सही बता रहे महाराजा. एस्टोनिश एवरीवन, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित होना, अचंभित होना, सरप्राइज. That was more matters of the study in practice and shrewd guesses for. Shrewd का मतलब होता है good and judging people clever. Okay? यानी बड़ी धूर्तता के साथ, बड़ी
चालाकी के साथ लोगों को जज करना और लोगों को जिसे हम बोलते हैं ना कि ब्लैकमेल कर सकते हैं। और गेस वर्क है, मैंने पहले ही बोला है। All the same, it was much an honest man's labors as any other, and he deserved the wages he carried home at end of the day. और इसी तरह सारे लोगों के कमजोरियों का फायदा उठा के उनकी ट्रबल्स को अपना बिजनेस बना के वो ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस करता है, ऐसे कुछ अंदाज करता है और वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा लोगों को लूटता है, यानी सिंपली वो अपना बिजनेस करता है और फिर उनसे मिली हुई पैसों से शाम के टाइमिंग अपनी मजूरी जमा करके अपना बिजनेस करता है, कमाई करके वो अपना घर चलाता है और एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, घर पे चला जाता है। इस तरह से ये हुआ उसका पूरा ब्यौरा। अभी हम लोग थोड़ा उसके पर्सनल लाइफ की तरफ आए। He had left his village without the previous thoughts और ये जो एस्ट्रोलॉजर्स थे इन्होंने अपना गांव छोड़ा था, विलेज, ये पहले कुछ साल पहले छोड़ा था। कोई प्लान नहीं था बेटा, कोई सोच नहीं था, बस अचानक एक दिन गांव छोड़कर वो इस मालगुडी शहर में आया। If he had continued there, he would have carried on their work. Forefathers, namely, tillings the land, living the many, and repining his cornfield and ancestral homes. एक चीज थी, घर का ये भरा पूरा था। अगर वो ये गांव छोड़कर इस शहर में आया, मालगुडी में, इस टाउन में आया, शहर में, नगरी में आया, तो इसके पहले अगर वो अपने गांव में रहता था तो शायद वो अच्छी खेती कर सकता था, अच्छी सारी जमीन थी उसके पास, वो उसमें रहकर अपनी मक्के की खेती, कॉर्नफील्ड के बारे में बताया, कॉर्नफील्ड मक्के की खेती और अपने एंसेस्टर्स होम यानी पूर्वजों के घर में रहकर अपना गुजर बसर बढ़िया कर सकता था। एक अच्छे से सुंदर से लड़की के साथ शादी करके अपना जीवन बिताता था। बट इस बंदे ने घर वालों को कुछ नहीं बोला और एक दिन गांव छोड़कर वो मालगुडी में आया, जो कि 100 किलोमीटर एक शहर उसके गांव से था, उस खेड़े से था, उस विलेज से। और वो किसी को न बोले हुए चुपचाप वो गांव छोड़कर इस शहर में आकर रुका, मतलब इस टाउन में आकर रुका। And the cornfield and ancestral home, but that was not to be. He had to leave him without telling anyone. ये करने के पहले उसने किसी को कुछ नहीं बोला, अपना बोरिया बिस्तारा लपेटा। बच्चों क्या हुआ होगा कि उसने अचानक गांव छोड़ दी? क्यों अपना इतना अच्छा भरा पूरा घर छोड़ दिया? खेती थी, बाड़ी थी, घर था पूर्वजों का, वो सब छोड़ के यार वो शहर, उस मालगुडी में आने से शहर में आ गया या उस गांव में आ गया, डोंट नो। And he could not rest till he left behind the couple of 100 miles, और वो behind the couple of 100 miles, near about 200-300 किलोमीटर, वो अपना गांव छोड़कर शहर में, इस मालगुडी में। To a villagers, it is a great deal as if in the oceans flow between. और बस अपने उस गांव की जिंदगी के साथ उसने डील किया, वो इधर ही निकल के आया, बहते बहते उस गांव में आ चुका था। He had the working and analyze of the mankind's troubles. अब इस मालगुडी में तो आ गया, इस गांव में तो आ गया, करेगा क्या? क्या करना है उसको? नए शहर में आना है, नए गांव में आना है। एग्जाम्पल ऑफ सडन के तुम लोगों को किसी ने बोला चलो तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, सबसे पहला क्या है? दिल्ली शिफ्ट होना है, बेंगलोर शिफ्ट होना है, हैदराबाद शिफ्ट होना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सर मुझे बिजनेस करना होगा, नौकरी करनी होगी, जॉब करना होगा। पहले तो हमें प्रॉपर हमारा अर्निंग सोर्स तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों। विदाउट अर्निंग सोर्स आप किसी भी शहर में सेटल थोड़ी ना हो सकते हैं। पहले आपको प्री प्लान करना होगा, ब्रेन चाइल्ड जो होगा अपना, उसको आपको क्या करना होता है? एस्टेब्लिश करना होगा। ऐसे सडनली अंधेरे में तीर मारते हुए किसी शहर में थोड़ी ना पहुंचते हो, नहीं। और यही चीज को इस बंदे ने इस गांव में आने के बाद, मालगुडी में आने के बाद चालू किया कि उसे यहाँ पे कुछ तो करना था। क्या करना था? सबसे पहले वर्किंग एनालाइज ऑफ द मैनकाइंड ट्रबल्स, एनालाइज, कंक्लूजन पे आना, ओके, निष्कर्ष पे आना। वो धीरे धीरे लोगों के मैनकाइंड, नेचर्स, दुविधाओं की स्टडी करने लगा, ट्रबल्स, हमारी परेशानियां, मैरिज, शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स घर में बहुत सारे लोगों के जीवन में तैयार होती है, सभी के लाइफ में होती है। पति पत्नी का झगड़ा होता है, घर में खुशहाली नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी, पैसों की प्रॉब्लम, कमाता है लेकिन टिकता नहीं, ये सभी की प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने पापा को भी, हम लोग हमेशा बोलते हैं मेरा इतना पगार आता है, घर में पैसा टिकता है नहीं, तो मनी प्रॉब्लम। किसी को आता है नहीं, कोई मेहनत करता है तो रिटर्न अच्छा मिलता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इंसानों के साथ ही जुड़ी है। दुनिया में ऐसा कोई सुखी इंसान नहीं है, ओके, नेवर। आपने आज तक ऐसे कोई पर्सन को एनकाउंटर किया है?
100% नहीं किया होगा जो दुनिया में सुखी है। मनी एंड टैंगल्स ऑफ द ह्यूमन टाइज, टैंगल्स का मतलब होता है जो झमेला होता है, लफड़ा होता है, वो जो इंसानों के जीवन को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है और वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे बंधा होता है। लॉन्ग प्रैक्टिस एट द शार्प ऑन इज द प्रिस्क्रिप्शंस, ओके, द प्रिस्क्रिप्शंस का मतलब होता है देर तक इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करने में जिंदगी बिता देता है। Within the 5 minutes he understood what was wrong. He charged 3 पैसा per questions. और जैसे ही कोई क्लाइंट उसके सामने आता है बच्चों, वो सारी जो परेशानियां हैं जिससे मैं जाता हूँ, तुम लोग जाते हो, मम्मी पापा जाते हैं, सब लोग जाते हैं, बस 5 मिनट में वो गेस वर्क करता है और बस लोगों के सामने उनके क्वेश्चंस के आंसर दनादन देने लगता है। अभी उसकी फीस क्या है? He charged the 3 पैसा per questions. Okay, turn the page, page number 4. वो हर एक क्वेश्चंस के ऊपर 3 पैसा चार्ज करता है बच्चों। ओके, हर क्वेश्चंस के लिए 3 पैसा चार्ज करता है। क्वेश्चन नेवर ओपन हिज माउथ, जब तक कोई 3 पैसा ना दे। मैंने पहले ही बोल दिया कि उस जमाने में पैसा मतलब करेंसी बड़ी अलग तरह की थी। ऑफ कोर्स है, थोड़ा अलग जमाना था, आज जैसा हम लोगों का महंगाई का जमाना नहीं था। और अब तो ठीक है, उस जमाने में महंगाई होगी, वो तो कैलकुलेट करने के बाद, कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि उस जमाने में जो जिंदगी का तरीका था, आज जो तरीका है, फर्क इतना है, बोलते ना वे ऑफ लिविंग होता है। तब वो लोग महंगाई उस चीज को समझते थे जिस चीज को आज समझते हैं, और ये चीज तो रिसोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। 50,000 कमाने वाला इंसान 50,000 का खर्चा बढ़ाता है तो उसको फिर से कम पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं महंगाई है। सेम कंडीशन तब थी, खाली फर्क सिर्फ इतना था, डिफरेंस ऑफ करेंसीज। उस जमाने में पैसा था, आज के जमाने में रुपया है। तो जब तक कोई बंदा उसको पैसा 3 पैसा ना दे, 3 पैसा, ओके, तब तक वो मुंह नहीं खुलता था। अभी देखो उसकी कुछ साइकोलॉजी और कुछ उसका टेक्निक है। The other had spoken for the least 10 minutes, which provided him enough stuff for the diesel answer and emphasis. When he told the person before him gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questions, is there any woman in your family, maybe even the distant relative, who is not well disposed toward you? Or he gave an analysis of characters. Most of your troubles are due to your natures. How can you be otherwise with the Saturn where he is? You have an impetitious nature and rough exteriors. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has the forbidding externals. सही है, इसी को बोलते हैं सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर्स। क्या करता था? शायद किसी दिन ऐसे बंदे को तुम लोग मिलो, इनकाउंटर करके देखो, तुम्हें एक कहानी पक्की याद आएगी बच्चों। क्या करता था? राइटर ने बोला है कि सामने कोई बंदा आकर बैठा कि उसकी बड़बड़ सुनता था, उसके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर सुनता था। बाबा मैं परेशान हूँ, गुरुजी मैं परेशान हूँ, ज्योतिषी महाराज मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा है वैसा है, प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता था, रिवल्स करता था, एक्सपोज करता था। वो शांति से उसके बातें सुनता था और फिर उसकी तरफ देखता था, उसका हाथ में लेकर कुछ पल के लिए शांत होता था। सब उसका वो प्रैक्टिस है, सब उसका वो एक तरीका है, स्किल है, तो ही तो इंप्रेशन जमेगा ना। तुम लोग देखो, हम लोग डॉक्टर की तरफ जाते हैं, डॉक्टर को हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिजिकल जो भी है, डॉक्टर सब क्या करते हैं, फटाक से स्टेथोस्कोप कान में पहनते हैं, छाती पे लगाते हैं, चेस्ट चेक करते हैं, कुछ पल के लिए अपने नाड़ी परीक्षण करते हैं। अब क्या करते हैं वो साइमल्टेनियसली देखो, स्टेथोस्कोप पे आप हार्ट बीट्स भी काउंट करते हैं, 10 सेकेंड उसके बाद क्या करते हैं, नाड़ी की भी कंडीशन चेक करते हैं, फिर घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर ऐसे कुछ चेहरा करते हैं। इज अ स्किल, और वो बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, सब दिखता है और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ऑब्जर्व करते हैं विद फुल ऑफ काम एंड क्वाइट। हमारी बातें सुनते हैं और बड़ा ध्यान से चेहरा इतना सीरियस करते हैं, एक्सप्रेशंस तैयार करते हैं, फिर आराम से वो निकाल कर वो बैठते हैं और साइड रिलीफ, और फिर अगर कुछ है तो बताने के तरीका, नहीं है तो फिर एकदम चेहरा स्माइल करके नहीं इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ये ऐसा ऐसा है, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, इन्फेक्शन है,
वायरस है, बरोबर है, वायरल है, ऐसा बोल देते हैं। बट अगर कुछ है तो उसके बारे में भी वो सीरियसली बताते हैं, नहीं नहीं आपकी हार्ट बीट्स बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको ये चेक करना है, वो टेस्ट करना है। यानी क्या होता है बच्चों, वो डॉक्टर साहब को अपने ऊपर इंप्रेशन जमाने का एक सबसे बड़ा स्किल होता है। सही में सीरियस इश्यूज है कि नहीं वो भी बताने की कोशिश इस तरह से करते हैं। ऑफकोर्स वो जेन्युइन हो ना, वो बात अलग होती है, बट ये रूल, ये क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है कि नहीं, ये तुम लोग ही जज करो। ये बंदा उस बंदे की क्लाइंट्स का हाथ देखता है, हथेलियां देखता है, पाम रीडिंग करता है, बस उसकी तरफ देखता है, कुछ हाथ की तरफ देखता है, कुछ उसकी तरफ देखता है, आंखों में आंखें डालता है, बहुत ज्यादा वो अपनी नजर को तेज करता है, शाइनिंग लाता है, और फिर वो इस तरह से एक्सप्रेशन दिखाता है कि बस आप लपेट जाते हो, और फिर उसका गड़बड़ चालू होता है। When he told the persons before gazing on at his palms, उसके हाथ की तरफ वो देखकर ऐसे 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 और कुछ पल के लिए वो अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस देने लगता है, कुछ ऐसे ऐसे उंगलियों पे गिनने करता है। And in many ways you are not getting the fullest results of your efforts। और पहला सवाल डाल देता है कि बच्चा तो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन तुम्हें रिटर्न्स कुछ मिलता है। दुनिया का रूल ही है। हमें ऐसा लगता है कि मैं 12 घंटा जॉब करता हूँ लेकिन मुझे सैलरी ठीक से नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन माय सैलरी, माय मॉनेटरी स्टेटस। ऑफ कोर्स कल 1 लाख भी कमाने वाला बंदा यही बोलता है 12 घंटे में उस कंपनी में जॉब करता हूँ, इतना सारा बर्डन, कंपनी की जिम्मेदारी, फिर भी 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। सेटिस्फाइड कहाँ हो बंदो हम लोग, नहीं है। यही चीज को पकड़ने का काम एस्ट्रोलजर्स करता है। क्या बोलता है, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। अलग अलग आगाड़ियों पे आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। 9 आउट ऑफ द 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम। हम लोग क्या करते हैं कि 10 में से 9 लोग आपको डिस्पोज टू एग्री विद हिम, वो क्या करते हैं, ये एग्री नहीं कर सकते। और हर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली। और एक सवाल जो हमेशा का है अपने डिस्कशन में, एक औरत है बच्चा तेरी जिंदगी में जो तुझे बहुत परेशान करी है, पूरे परिवार को उसने लपेट के रखा है, परेशान किया है, क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, वो जो वीक पॉइंट है वो बता देता है। मे बी इवन द डिस्टेंस रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। और तुम्हारे रिश्ते में एक ऐसा तुम्हारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है जो तुम्हारी बरकत पे, तरक्की पे जलता है, जो तुम्हारा विनाश करने पे तुला है। तुम्हारा आजू बाजू का कोई तुम्हारा जोड़ीदार है, बस बोल देता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्ते में ऐसा एक बंदा है जो तुम्हारा कभी हित नहीं चाहता है। फिर हम लोग बोलते हैं हाँ है ना, मेरी बुआ है, हाँ मेरा मामा है, मेरा कजिन है। ये सारी चीजें क्या है, आपको ऑटोमेटिकली ना वो क्या करता है, हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। और द गेव एंड एनालाइज द कैरेक्टर्स। बच्चों ये सिंपल सी चीज है, इंसान है तो उसके साथ उसके शत्रु भी है, उसके एनिमीज भी लगते हैं। आपको तारीफ करने वाले मिलेंगे तो अंडर एस्टिमेट करने वाले भी मिलेंगे, आपके ऊपर टीका करने वाले मिलती है, टिप्पणियां करने वाले भी मिलती है, सैक्रिज्म्स भी होती है, आर्गुमेंटली भी आपको पुशअप करने वाले लोग होते हैं, ब्लेम करने वाले लोग होते हैं। ये दो ह्यूमन मेंटालिटी है यार, समझ रहे हैं। तो वो तो तरीका होता है ट्रीट करने का। इसमें कॉमन मतलब यूनिक क्या बताता है एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ भी नहीं बताता है, बस फटाफट फटाफट आप शिकार बन जाते हो। और ही गेव एनालाइज ऑफ द कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। और फिर आपकी कैरेक्टर्स के बारे में होता है, बच्चा तो मेहनत तो बड़ा करता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तेरा स्वभाव। तू सबको संभालता है, तुझे संभालने वाला कोई नहीं, सही है ना। तू सबकी केयर करता है, तेरा केयर करने वाला नहीं। तू सबको प्यार करता है, तेरा प्यार करने वाला कोई नहीं, तुझसे प्यार कोई नहीं करता है। ये सारी चीजें वो दनादन देता है। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर्स। जिंदगी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स है तेरे स्वभाव के कारण है। तू सुनता है इसलिए तुझे तकलीफ होती है। अभी देखो, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर्स। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद द सैटर्न्स। सैटर्न्स का मतलब पता है सबको, शनि महाराज और बैठता है तुम्हारी कुंडली का। शनि महाराज घूम गया है, वो प्रकोप दिखा रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया, इंसान किसी को डरे ना डरे बच्चों, भगवान और ग्रह तारों को पक्का डर जाता है। और यही वो कमजोर कड़ी पकड़ता है, हमारे ऊपर थोप देता है। तुम्हारा शनि कुंडली में बिगड़ गया है, उसकी अपकृपा हुई बच्चा। Where he is you have an impetitious nature and rough exteriors. Okay, impetitious का मतलब दिया है impulsive, ज्यादा आप एक्साइटेड होते हो। ओके, यानी स्पीडली। Nature's rough and exteriors,
They endured him to their the hearts, and immediately for even the mildest of us love to think that he has forbidding stages. Forbidding का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं उग्रता से, ओके, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन भी होता है उसका मतलब। endured, endured का मतलब दिया है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं ना made likeables, यानी आकर्षित करना, और शनि भगवान का नाम लेकर वो अपने को अट्रैक्ट करता है। Their hearts immediately for even the mildest of us had loved to think that he has the forbidding stages. और फिर क्या mildest, सौम्यता से silently आपको पूरी तरह से जमा लेता है। Heart immediately for even the mildest of us love and think that he has two forbidding stages. बस आप surrender हो जाते हो। The nuts winter blew out his flare and the rose to go to home. This was a signal for the astrologers to bundle up too. यहाँ पे कहानी अभी शुरू होने वाली बच्चों। अब तक हमने कहानी का प्लॉट देखा है, अभी सच्ची कहानी स्टार्ट होती है। क्या होता है चलो देखते हैं। The nuts winter blew out his flare and rose to go home. Nut winter वो सिंगदाना आइसक्रीम बेचने वाला बंदा अपना सामान लपेट रहा है, ओके, and rose to go home. Rose, raise का past tense rose होता है, उठाना, ओके, raise to go home, ओके, तो यहाँ पे rose past perfect tense s plus had plus verb third form, ठीक है, यहाँ पे had तो यूज नहीं किया है, सिंपली फॉर्मेट यूज किया है s plus v3, ओके, verb का थर्ड पोजीशन है rose to go home and this was a signal for the astrologers to bundle up too, और वो फिर सारा सामान उठा के जाने की कोशिश कर रहा है, और ये समझ गया this was a signal for the astrologers to bundle up too. अभी उसे भी लपेटना है क्योंकि उसी के उजाले में इसका धंधा चलता है बच्चों। इसके वो आइसक्रीम बेचने वाला, ग्राउंडनट्स बेचने वाला जो बंदा है, उसी के जो लाइट चलती है छोटी सी, ओके, पेट्रोमैक्स की लाइट जो चलती है लैंटर्न्स, उसी के उजाले में इसका बिजनेस। उसके पास कहाँ खुद का है लाइट सेट नहीं, लाइट सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर ही अपना गुजारा कर रहा है। तो अभी ये लपेटा तो इधर अंधेरा हो जाएगा, तो हमारा काम कुछ भी नहीं होगा। शाम का समय हो चुका है, शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है। एट दैट टाइम्स he supposed that कि अभी मुझे भी बंडल अप करना है, ठीक है, since it lay in the darkness except of his little shirt, okay, फिर उसे भी लपेटना है। And the green light which the stray in from the somewhere and the touch the ground before him. Stray यहाँ वहाँ से भटकना दूसरा एक मतलब होता है। तो उधर इधर उधर से आने वाले भटके हुए उजाले के ऊपर अभी इसको गुजारा करना is too difficult for his business because अंधेरे में वो भी palm reading वगैरह नहीं कर सकता है, so he will face a lots of difficulty in the darkness. So because of that, okay, due to lack of the light, तो वो बंदा अभी बंडल अप कर रहा है। What is meant by the bundle up? लपेटना, सारा सामान जमा करना। And straying home from the somewhere and the touch the ground before him and the pick up his covers and the paraphernalia. Paraphernalia का मतलब होता है a large number of small articles used, a particular activity or the personal possessions, यानी अपनी सारी प्रॉपर्टी। क्या क्या थी उसकी प्रॉपर्टी में, उसका पैराफेरनालिया, उसका क्या क्या था, कवर्शियल्स, डजन्स ऑफ कवर्शियल्स, देन सेकंड उसके वो पालमेरिया बुक्स, उसके बाद जो नोटबुक्स है वो, ठीक है, और जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसे बुक्स को उसने लपेटने की कोशिश की और अपने बैग्स में डालने के लिए शुरुआत करना, वो भी समझ गया। And was putting them back into his bag when the green shaft of light was the bolted. Green shaft, green कलर का उजाला, रात के समय थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है किसी पेड़ पौधे के ऊपर, तो ग्रीन लाइट आने लगती है। मैंने तो बोल दिया इट हैपेंड के नीचे द ह्यूज बग्स ही सैट अंडर हिज बिजनेस, ओके, वहां पे उसने स्प्रेड करके रखा, तो वहां पे वो बंदा बैठा है और वो क्या कर रहा है, उस ग्रीन लाइट्स में शट थोड़ी सी वो जो रेज आ रही है, झलक आ रही है, उसमें खुद को लपेटने की कोशिश कर रहा था। अभी उसने उसको पैकअप कर दिया। He packed up his cover shields and paraphernalia and was putting them back into his bag. When the green shaft of light was bolted out, he looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look too careful." What was happening? When he bundled up his all paraphernalia in his bag, तब क्या होता है? सब लपेट रहा है, थोड़ा अंधेरा हो गया है। अंधेरा मतलब क्या, केबल लाइट्स वगैरह सब लपेट रहे हैं, सब बंद करें, और तभी क्या होता है, एक बंदा उसके सामने आकर खड़ा हुआ।
अब यहां से बच्चों स्टोरी स्टार्ट होती है। एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ, जैसे उसने सामान लपेटते लपेटते एस्ट्रोलॉजर ने उसकी तरफ एक नजर डाली, जस्ट अ लिटिल विंक टुवर्ड हिम, उसकी तरफ देखकर उसने झांप लिया, चलो जाते हैं तो मुझे क्लाइंट मिल रहा है, बकरा मिल गया। और फटाक से उसने बोल दिया, आप केयरवॉन दिख रहे हैं। केयरवॉन का मतलब होता है चिंताग्रस्त, बड़े परेशान दिख रहे हो भाई साहब, बस यही तो एक धागा होता है ना इनका। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर व्हाइल एंड चैट विद मी। आप बड़े चिंताग्रस्त दिख रहे हो भाई साहब, आओ बैठो। अगर कुछ पल आप मेरे साथ बैठते हो और मेरे साथ बातें करते हो, शायद मैं कुछ सोल्यूशन दे सकता हूँ और आपकी चिंताओं का मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है, आपको चिंताओं का मुक्त कर सकता हूँ। And it will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled some reply vaguely. Okay, grumble गुरगुराना, vaguely का मतलब होता है अस्पष्ट, unclear, वो unclearly बड़बड़ाता है। क्या? The astrologer's praise is the invitations whereupon the other thrust his palm under his nose and saying, you call yourself an astrologers. अब ये एस्ट्रोलॉजर उसके साथ तो बात कर रहा है, तभी ये बंदा उसके नाक के सामने, ऐसा मुंह के सामने अपना तलवार लाकर बोलता है, आप सच में एस्ट्रोलॉजर्स हो ना, तो चलो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में मुझे बताओ, चलो मेरा भविष्य बताओ। एस्ट्रोलॉजर्स सेइंग यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर्स, वो एकदम गुस्से से बोला, आप खुद को ज्योतिष समझते हो तो मेरा भविष्य बोलो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड द टिल्टिंग्स, एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज लगा, आह्वान लगा, चैलेंज लगा मेरे को बोलना, मतलब वो चैलेंज कर रहा है, मेरे को चैलेंज कर रहा है और मुझे पूछ रहा है कि आप सच्ची में एस्ट्रोलॉजर्स हो तो मेरी चीजों के बारे में, मुझे सवालों के बारे में इंफॉर्मेशन दो। एंड चेक विथ मी द grumbles some reply vaguely, the astrologers praise his invitation and whereupon the thirst is the palm under the nose saying you call yourself an astrologers. The astrologer felt challenge and said the tiltings. Okay, tilting का मतलब यहाँ पे दिया है, tilting का मतलब है to turn, वो हाथ ऐसा घुमाता है। The other palm toward the green shaft applied, yours is a nature. Oh, stop that. वो जैसे अपना हाथ उसकी तरफ घुमाता है, वो बोलता है बस, ऐसा घुमाने के बाद वो बोलता है तुम्हारा स्वभाव, वो बोलता है चुप, ये फालतू के डायलॉग्स मुझे मत मारो यार प्लीज, ओ स्टॉप दैट। द अदर से दूसरा आदमी जो आकर बैठा था, पैसे स्ट्रेंजर जो था, अभी याद रखना ये स्ट्रेंजर बोलेंगे और स्ट्रेंजर से इस दो लेकर, स्ट्रेंजर बोला एक मिनट ये फालतूगिरी बंद करो, ये मुझे बार बार मत सुनो, ओके, टेल मी समथिंग वर्थ व्हाइल, मुझे ऐसा कुछ खास बोलो। A friend filled the pit, I charge only 3 पैसा per questions। बोलता है मुझे ऐसा कुछ अलग सा बोलो कि वो मेरे लिए काफी यूजफुल हो। बोलता है ठीक है मेरे दोस्त, पिक, यहाँ पे पिक का मतलब होता है इरिटेट, एनॉय और रिसेंटेड, यानी हर्ट करना, तकलीफ देना, गिव द सम ट्रबल्स। आई चार्ज ओनली 3 पैसा per questions। एस्ट्रोलॉजर बोला अच्छा तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए, ओके ठीक है, मैं एक सवाल को 3 पैसा चार्ज करता हूँ, बोलो। And what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdraw his hands, took out the anna and plugged into out to him and saying, I have some questions to ask. If I prove you are the bluffing,